वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील हुए 20 से ज़ायद दिन गुजर गए हैं, मगर ताहाल आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। बल्कि अब तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि मौजूदा हालात में मुल्क इंतखाबात का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, इसीलिए दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी अगस्त के बाद होने चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ये कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि पूरा साल इंतखाबात होते रहे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात को 90 दिनों से आगे ले जाने के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत के पास दो सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का जवाज़ मौजूद है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, डॉक्टर नाज़िम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, क्या लगता है हुकूमत ने तय कर लिया है कि दोनों सूबों में 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराने? देखिए, मैं इस बारे में आपसे बार बार कह चुका हूँ कि मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है और यकीन भी कि इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए, जो 90 डेज़ का लिखा हुआ है आइन के अंदर। लेकिन अब जो मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं, आसार मिल रहे हैं, जो बयानात तवातुर से आ रहे हैं, वो ज़रा मुझे मशकूक कर रहे हैं। और मैं ईज़ी भी फील नहीं कर रहा हूँ उसमें कि मैं किस तरह इस बारे में बात करूँ। जिस तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मसला था, यही मसला यहाँ पर भी है कि किस तरह करें इसको हम। देखिए, आपने जो नाम लिए लोगों के कि ये मुखालफत कर रहे हैं, कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज इंटरेक्शन हुआ है वो IGKP का हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुआ है। और उसमें IGKP ने बहुत वाज़ेह कहा है कि टेररिज्म का बहुत बड़ा ख़तरा है KP में इंतखाबात के दौरान। और मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ पर अमन रहेगा या यहाँ पर बहुत सुकून से इंतखाबात हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि यहाँ टेररिज्म होगा। और साथ ही साथ उन्होंने नफरी की बात भी की है। उन्होंने कहा हमें बहुत नफरी चाहिए होगी, तो उनको ऑफ़र किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, उनका वो भी पूरी हम ले लें, तब भी पूरी नहीं पड़ती। तो ये जो सूरत हाल बन रही है नई, ये बहुत इंट्रिगिंग है। और मुझे इस पर ये, अब ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि आप इंतखाबात करा दें और मुझे 1000 लाशें और दे दें, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कम से कम कि फूल प्रूफ तरीके अपनाएं, कुछ भी कोशिश तो करके देखें ना, कोशिश तो करके देखें, एक हद तक जाके देखें कि कहाँ तक आप कर सकते हैं। आप सिंध से भी मंगवा लें, अब सिंध में सैलाब नहीं है, सिंध से पुलिस मंगवा लें, जो जिस तरह भी करना है। लेकिन ये कि हुकूमत की तरफ से भी अभी तक जिन लोगों के बयानात बहुत पॉजिटिव आए हैं, वो शायद खाकान अब्बासी भी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने। और भी बयानात आए और बाकी बयान जो आपने बताए वो हैं। और एक वो जो शुरू में आया था वो रिपीट दोबारा हो रहा है कि क्या पूरा साल इंतखाबात करवाते रहे हम, पूरा ये भी आया है। लेकिन मेरा अपना बिलीव ये है कि आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के तहत इंतखाबात 90 डेज़ में अगर आ जाएं, कि मुझे लगता ये है कि मसला कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई बात होगी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है कि जिस तरह से हुकूमत जिद कर रही है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो एक साथ कराए जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज़ गुल साहब, जिस तरह से NBC ने भी हवाला दिया, IG खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के इजलास में ये कहा कि इंतखाबात में दहशतगर्दी का ख़तरा है, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी नहीं कह सकते कि इंतखाबात अगर होते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। तो फिर सर, इस बात की क्या गारंटी है कि जब भी इंतखाबात होंगे वो पुरअमन होंगे या नहीं होंगे? जी शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मालूम नहीं IGKP किसकी ज़बान बोल रहे हैं, और बड़े शर्म की बात है। मैं समझता हूँ जब 2008 के इंतखाबात हुए थे उस वक्त भी कहा गया था कि दहशतगर्दी का बड़ा ख़तरा है। 2013 में उससे ज़्यादा बड़ी दहशतगर्दी का ख़तरा था, क्योंकि वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन खुदकुश हमले हो रहे थे पाकिस्तान भर में, सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में। 2018 के जब इलेक्शन हुए उससे कुछ दिन पहले तक, क्योंकि आपको मालूम है 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था। तो ये मालूम नहीं कि ये
कॉलेज स्टूडेंट लेवल से हमारे हुकाम और हमारे सियासतदान कब आएंगे? यानी अगर दहशतगर्दी का ख़तरा मौजूद भी है तो उसका ये मतलब है कि आप घरों में बंद होकर बैठ जाएं। उसका मतलब ये है कि आप इंतखाबात ना करवाएं। उसका मतलब है कि आप स्कूल भी बंद करवा दें। ज़िंदगी तो चलती रहेगी और इन ख़तरों से हम दो चार रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा हमला हो गया बिलाशुबा, उसमें 104 के करीब जानें ज़ाया हुई, कई लोग बेचारे माजूर हो गए हैं, जो पेशावर पुलिस लाइंस का वाक़या था। लेकिन ये सियासतदानों के और सरकारी अफसरान अपनी ज़िम्मेदारियों में ख़यानत करेंगे अगर वो इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पेश करें। जब 2018-2013 के इलेक्शन थे तो यही पुलिस की नफरी थी। आज वो कह रहे हैं कि हमारी पुलिस की नफरी हमारे पास काफ़ी नहीं है। भाई सिर्फ पुलिस ने तो इंतखाबात नहीं करवाने होते, उसमें FC भी शामिल होती है, साथ कई दफ़ा फ़ौज भी मदद को आ जाती है। और सिर्फ एक सूबे में जब एक वक्त में एक पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात हो सकते हैं तो एक या दो सूबों में क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों उसके लिए अफरादी जो नफरी है फ़ौज या FC मुहैया नहीं हो सकती है? तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम पे कुछ रहम करना चाहिए। और पहले ही ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अभी एक बयान जारी किया है कि जी खुदा के लिए आवाम पे कुछ तरस खाएं, उन पे मज़ीद टैक्स ना बढ़ाएं। तो ये जो इनको बहाने कर रहे हैं, आप ये देखिए कि इनके अपने अंदाज़े हुक्मरानी कैसा है। और इन्होंने हुकाम को आगे कर दिया है, एक IG को आगे कर दिया कि जी इंतखाबात नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक जो कुछ लिखा है हमें वो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई एक इदारा दो इदारे चाहते हों वो अपनी मर्जी से आइन की तशरीह करवा लें और उसके मुताबिक फिर इंतखाबात करवाएं। सही। डॉक्टर नाज़िर, जब बीबी की शहादत के बाद इंतखाबात हो सकते हैं, 2013 में कैंपेन चलाने के थ्रेट्स पर इंतखाबात हो सकते हैं, तो फिर अब इंतखाबात कराने में क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे तो यही नज़र आ रही है कि नून लीग जो है वो शायद अपनी शिकस्त देख रही है आगे। और गो के मेरा ख्याल है कि शायद इनकी सूरत हाल इतनी ख़राब ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरे हुए इंतखाबात से मुझे लग रहे हैं। और ये बात भी है कि ये बयानात जो आ रहे हैं ये ज़्यादातर नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से ही आ रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी ने इस बारे में एक खामोशी सी इख्तियार की हुई है। कम अज़ कम मेरी नज़र से कोई ऐसा हालिया बयान नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की बात की हो। और दहशतगर्दी का सामना जिन लोगों ने किया है, जिन जमातों ने किया है, वो नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने किया है और ANP ने किया है। 2008 में बीबी की शहादत हुई थी, उसके बाद 2013 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो लोग शिकार हुए दहशतगर्दी का वो ANP के थे। और ANP भी नहीं कह रही, तो ये कह कौन रहा है? एक तो नून लीग कह रही है, दूसरे जो गवर्नर हैं जो JUIF के, इन दोनों को मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन से एक दहशत तारी हो गई है और इसीलिए ये इसको पोस्टपोन कराना चाहते हैं। अच्छा, जवाज़, इसका कोई आइनी तौर पर जवाज़ मौजूद नहीं है। ना आइनी जवाज़ है, ना इखलाकी जवाज़ है, ना सियासी जवाज़ है। देखें, सियासी तौर पर क्या जवाज़ हो सकता है कि भाई सियासी तौर पे जवाज़ सिर्फ पहले कराने का होता है। जैसे हमने देखा बहुत सी पार्लिमानी जमहूरियतें हैं जहाँ वक्त से पहले इलेक्शन करा दिए जाते हैं। ख़ासतौर पर बरतानिया की मिसाल है, 5 साल का टाइम होता है लेकिन वो आमतौर पर 1 साल पहले बरतानिया में इलेक्शन करवा देते हैं। देर से करवाने का नुकसान होता है। एक मिसाल मुझे याद आ रही है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर असेंबली की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी थी, लेकिन उसका भी उन्हें नुकसान हुआ था। 76 में इलेक्शन होने थे, उन्होंने कहा जी 1 साल हम बढ़ा रहे हैं, 77 में करेंगे। और जब उन्होंने 77 में इलेक्शन कराए तो वो और ज़्यादा बुरी तरह से इलेक्शन हारी थी। तो ये अगर आगे बढ़ा भी देंगे तो इसका नून लीग को या JUIF को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका इनको ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर ये बात है कि जी इलेक्शन साल भर नहीं हो सकते, सारे साथ होने चाहिए, तो भाई 7 करवा लो ना, आप नेशनल असम्बली के भी जल्दी करवा लो। क्योंकि मेरे ख्याल में तो मौजूदा हुकूमत का मज़ीद इख्तिदार में रहने का जवाज़ नहीं रह गया। नून लीग की किसी भी सूबे में हुकूमत थी नहीं, ज़िमनी इंतखाबात ये मुसलसल हारते रहे, तो वज़ीर आज़म नून लीग का किस सिलसिले में बैठा हुआ है? उसको फौरी तौर पे इलेक्शन करा के अवाम से मैंडेट लेना चाहिए। अवाम जिसको भी मुंतखब करें उसको आना चाहिए। और इस सिलसिले में IG के बयानात और इलेक्शन कमिश्नर के बयानात, इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है वो मजमूई तौर पर गैर जानिबदार रोल अदा करते रहे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनका तारीख ना देना, कोर्ट तक ने कह दिया, कोर्ट ने कहा कि भाई आप गवर्नर की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमिश्नर का काम है, लेकिन वो इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे हुए हैं। तो ये रवैये और ये तरीका गलत है, इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। जल्द से जल्द इनको इलेक्शन कराने चाहिए, बेशक 2 सूबों में करवा दें लेकिन करवाएं।
ठीक है, आपके ख्याल में इन दोनों सूबों में जल्द से जल्द इंतखाबात होने ज़रूरी हैं? आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, पहले जब हुकूमती वज़रा के बयानात आ रहे थे इंतखाबात को लेकर सूबाई असम्बलियों के हवाले से, तो ये लगता था कि शायद माइंड मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तो हुकूमती वज़रा खुलकर इस पर बात कर रहे हैं। तो कुछ है जो हुकूमत ने सोच लिया और तय कर लिया है कि अब इंतखाबात नहीं कराने? पहली बात तो ये कि हुकूमत के हाथ में नहीं है, हुकूमत सिर्फ अपनी राय दे सकती है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी एक कंसल्टेटिव मीटिंग की है चीफ सेक्रेटरी और आईजी से। उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया है। फैसला तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने भी नहीं करना है कि होने हैं या नहीं होने हैं। फैसला तो या गवर्नर्स ने करना है, या अगर वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी असम्बली की सीटें खाली हुई उनके ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल दे दिया है। इसका मतलब है कि वो मुल्क में कोई इलेक्ट्रल प्रोसेस रोकने के हक़ में नहीं है, वरना 100 के करीब कौमी असम्बली की सीटें खाली हुई हैं पूरे मुल्क में। उन्होंने तकरीबन 70 पे जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीछे भी उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात कराए हैं, और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौर में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात अब तक हुए हैं वो उस इलेक्शन कमीशन से बेहतर हुए हैं जो इससे पहले था, या जो हमने 2018 के इंतखाबात देखे हैं, या उसके बाद हमने जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात थे उससे तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत बेहतर इंतखाबात करवाए हैं। चाहे इमरान खान जीते हैं, चाहे डस्का में इमरान खान ने धांधली करने की कोशिश की और उन्होंने पकड़कर उस धांधली को पकड़ के उसका गला दबा दिया कि धांधली नहीं होने दूंगा। आप देखें उसके बाद किसी को धांधली करने की जरूरत नहीं हुई। एक दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डस्का की धांधली पकड़कर उसका गला दबा दिया, उसके बाद किसी को कोई धांधली कर सका? सब सवाल कर रहे हैं कि फेयर इंतखाबात, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात फेयर हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो सियासी जमातों को अपनी राय देने का इजहार है। मुल्क में 3 असम्बलियाँ चल रही हैं, 2 असम्बलियों का मामला है। अगर एक सियासी जमात जो है वो 2 असम्बलियों की कीमत पर 3 असम्बलियों को बुलडोज करना चाहती है, ये भी कोई सियासी और जमहूरी रवैया नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करा लें, वो तो ये नहीं कह रहे कि बुलडोज कर लें, वो तो कह रहे हैं कि बस लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन कंसल्टेटिव मीटिंग्स कर रहा है। हुकूमत है जो अब ये कह रही है कि मौक़िफ़ सामने आएगा हम उस पर बात करेंगे, इंतखाबात इकट्ठे करेंगे। ये तो एक मौक़िफ़ है एक सियासी जमात का, इलेक्शन कमीशन ने तो ये मौक़िफ़ नहीं दिया है। ठीक है, मैं क्यों कहूँ ये एक सियासी जमात का मौक़िफ़ हो सकता है, 2 सियासी जमातों का मौक़िफ़ हो सकता है। एक सियासी जमात कह रही है कबल अज़ वक्त होने चाहिए, एक सियासी जमात कह रही है टाइम पे होने चाहिए। फैसला तो इदारों ने करना है। अब हम सियासी जमातों के मौक़िफ़ पर मुल्क को तो नहीं चला सकते हैं, मुल्क तो इदारों ने चलानी है। और ये महज एक सियासी जमात का मौक़िफ़ है, दर हकीकत फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। डॉक्टर नाज़िर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए जब हम ये कह रहे हैं, मैं खुद भी ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इस बहरान में हमें डाला इमरान खान साहब ने। 2 तरह से उन्होंने बहरान में डाला। एक तो ये कि जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इन्होंने हुकूमत खो दी तो वो एक आइनी तरीके से हुआ था, उसको इन्हें तस्लीम करना चाहिए था। उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया, पहले साजिशी बयानिया चलाया और फिर इस्तीफ़े दे दिए। अच्छा, इस्तीफ़े दे दें, अगर 1 साल असम्बली का रह गया था, 1 या 1.5 साल, तो आपको इस्तीफ़े देने की क्या ज़रूरत थी? आप असम्बली में जाएं, अपनी सियासत करें, लेकिन वो बहरान में डाला। अच्छा, इस्तीफ़े दे दिए लेकिन तनख्वाहें भी लेते रहे, जाके उसके पास स्पीकर के पास कंफर्म नहीं किए, तो वो मुसलसल ऐसे फैसले करते रहे जिससे बहरान में जाए। एक तो कौमी असम्बली में ये हुआ। दूसरे, अभी ये सूबाई असम्बलियाँ जो थीं इनके मुश्किल से 6 महीने रह गए थे और इन दोनों में PTI की ही हुकूमत चल रही थी। एक तरह से आमतौर पे वो हुकूमतें गिराई जाती हैं, वो असम्बली तोड़ने की कोशिश की जाती है जहाँ पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराए। यहाँ पर इन्होंने एक अजीब सियासी फैसला किया और गैर जमहूरी फैसला किया कि खुद अपनी हुकूमतें गिराई। अच्छा, ये दोनों कदम, यानी जो सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े थे उसके नतीजे में अब इलेक्शन अगर होंगे कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए तो वो चंद माह के लिए आएंगे, उस पर मुल्क का इतना पैसा लगना है, हम माशी तौर पर वैसे ही स्ट्रेस का शिकार हैं। और अगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात अब होते हैं तब भी एक ज़रा सी परेशानी का शिकार होंगे कि जी बाद में कौमी असम्बली के होने। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इस पूरे बहरान के जिम्मेदार बुनियादी तौर पर इमरान खान और उनकी पार्टी है। ठीक है, NBC कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं नाज़िर साहब से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ कि खान साहब ने अपनी हुकूमतें खोकर, अपनी असम्बलियाँ तोड़कर, अपने MNAs को पार्लियामेंट से निकलवा कर दरअसल आबादी की बहुत बड़े हिस्से को
डिफ्रेंचाइज किया है, बिल्कुल, जो उनका इख्तियार नहीं था, जो उनका हक नहीं था, जो उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता था। अब भुगत रहे हैं उसको, अब वो लोग शर्मिंदा भी हैं, अब लोग खुल के बात नहीं करते, लेकिन पीटीआई के बहुत से लोग कह रहा हूँ मैं आपसे, अक्सरियत इससे एग्री नहीं करती है। खुद परवेज इलाही चौधरी वो कहते हैं पता चल रहा है ना, अब जब गिरफ्तार हुए थे हमारे फवाद चौधरी साहब तो उन्होंने कहा था अब मालूम पड़ गया ना क्या होता है। तो ये जो बातें हैं ये खुल के सामने अब आ रही हैं कि खान साहब का अपना एक फैसला होता है, वो खुद फैसला करते हैं, खुद सोचते हैं। चेस बोर्ड पे खेलने वाले वो खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ कोई नहीं है। कंप्यूटर गेम होता है चेस पे, कभी खेलें आप, बड़ा मजा आएगा, आप जीतते रहेंगे उसके अंदर, आप खुद जीतते रहेंगे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आप हार जाएंगे। इन्होंने पहले कहा था कि मैं पूरी 70 सीट्स पर इंतखाब लड़ूंगा, क्यों पिछड़ गए भाई जी? क्यों पिछड़? कोई वजह थी ना, कोई रेजिस्टेंस आई थी लोगों की तरफ से। तो मेरा ख्याल ये है कि गलतियां इनसे बेताशा हुई हैं, लेकिन अब गलती हो गई, उसको संभालना कैसे, इंतखाबात कैसे कराने, क्या ऐसे माहौल में इंतखाबात कराएंगे आप? सवाल दे रहा हूं मैं, सिर्फ मेरी कोई राय नहीं है कि लोग पोलिंग बूथ तक ना पहुंच पाए। क्वेश्चन मार्क। ठीक है इम्तियाज साहब, जिस तरह से एनबीसी ने भी कहा और डॉक्टर नाजिर साहब भी यही कह रहे हैं, क्या लगता है क्या वाकई तहरीक इंसाफ की ये चाल उनके अपने गले पड़ गई, खुद ही उन्होंने खुद को दीवार से लगा दिया? देखिए, इसमें अब पार्टी का फैसला है। भले बहुत सारे, आपको पता ही है कि जीएचक्यू में भी जब फैसले होते हैं तो फौज की अक्सरियत उसके साथ नहीं होती है, और सियासी जमातों में ऐसे ही है। और हमारे यहाँ तो सियासी जमातें, आपको मालूम है, जो रिवायती मगरबी अंदाज की सियासी जमातें नहीं हैं, जहाँ पे एक मामूली सी गलती से भी की वजह से भी लोग इस्तीफे दे देते हैं। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म, वज़रा वो कहते हैं जी उसमें हमारा कसूर नहीं है। यही हाल कुछ पीटीआई के साथ भी हुआ है कि इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़ों का फैसला किया था, वो उन्होंने इस्तीफे दिए। अब वो वाक़यतन दीवार के साथ लग गए हैं, इसका तयन तो अभी होना बाकी है, इसलिए कि मौजूदा सूरत हाल में असम्बली, भले उन्होंने वो गलत काम किया, सूबाई असम्बलियाँ दो और कौमी असम्बली की हैसियत बहैसियत मजमूई कुछ नहीं रही है। यानी 123 अरकान अगर उसमें नहीं है तो वो अपनी इखलाकी हैसियत मेरा ख्याल है खो चुकी है। और अगर जहाँ पे उन्होंने 90-100 इंतखाबात करवाने हैं तो वो भी सिर्फ 4-5 महीने के लिए, मुझे वो समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान ने गलती की है तो क्या उसका जवाब आप उन गलतियों को मज़ीद कंपाउंड करके उनमें इजाफा करते हैं। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर तो मईशत को जवाज बनाकर ये हुकूमत जिद पर अड़ जाती है कि नहीं जी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं कराएंगे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे कराएंगे, तो मुतालिका फोरम और अदालतें आपके ख्याल में इसे तस्लीम कर लेंगी आसानी से? मुझे लगता है तस्लीम हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसिबल बात है। कोई एक सियासी जमात मुल्क के पूरे जमहूरी निज़ाम को सबुताज नहीं कर सकती। हम ये रवायत नहीं डाल सकते कि एक सियासी जमात आएगी और अपनी सियासत की बिना पर पूरा निज़ाम रोंद कर चली जाएगी। लेकिन एक निगरान हुकूमतों का सिस्टम है, एक सारा निज़ाम है मुल्क में जमहूरियत का, पार्लियामेंट का। एक लीडर नाराज़ हो जाएगा, वो अपनी हुकूमतें तोड़ देगा, वो इस्तीफ़े दे देगा, घर चला जाएगा। कहीं ना कहीं उसको भी तो ये मैसेज देना है कि ये निज़ाम उससे मजबूत है, ये निज़ाम उसके आगे खड़ा रहेगा। आप कहेंगे उसने इस्तीफ़े दिलवा दिए हैं एक हुक्म पर। मैं कहता हूँ आज भी कौमी असम्बली कायम है और काम कर रही है, ये उसकी शिकस्त है। वो इखलाकी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया है कि वो सोचता था कि मेरे लोग निकल जाएंगे तो सब कुछ तहत नहत हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, फ़र्द वाहिद से कुछ भी नहीं है। पार्लिमान अपनी जगह मौजूद है, आइन अपनी जगह मौजूद है, निज़ाम हुकूमत चल रहा है। इसके लिए कोई फ़र्द वाहिद या कोई एक सियासी जमात जब ये सोचती है कि मैं सब कुछ बहा कर ले जाऊंगी, तो ये कलेक्टिव सिस्टम है जमहूरियत।
आमरीत है कि आप अकेले सारे फैसले करते हैं। आप सोचते हैं मैं बहा कर ले जाऊंगा, मैं सब कुछ हूं। ये जो मैं जब तक नहीं निकलेगी ना एक सियासी जमात के अंदर से, तब तक वो जमहूरी नहीं हो सकती, उसे मिलकर फैसले करने नहीं आ सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि सेंस प्रिवेल तो यही है कि इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए, चाहे वो अब हो या अक्टूबर नवंबर में हो। ये मुल्क लेकिन अलग अलग इंतखाबात शफाफ ही नहीं हो सकते। तहलील हो गई हैं, आइन में तो यही है कि 90 दिन में उसूली तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। तो ठीक है, आइन में भाव में इस हवाले से किसी को ये अंदाजा नहीं था आइन बनाते वक्त आगे इसमें तरमीम हो जाएगी कि कोई एक सियासी जमात ऐसे आकर आइन कबल अज वक्त असेंबलियां भी तोड़ देगा बगैर किसी वजह के। तो इसीलिए तो निगरान हुकूमतें इकट्ठे बनाने का निज़ाम बनाया गया था, एक दिन इंतखाब करने का निज़ाम बनाया गया था। ये बात बियॉन्ड परसेप्शन थी कि कोई इतनी बड़ी हमाकत और जहालत करने वाला भी कोई सियासी जमात आ जाएगी जो इतनी बड़ी हमाकत करेगी, ये सोच नहीं थी किसी की। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो भी मुआशी मामलात हैं या जो भी अमन व अमान से मुतालिक हैं, आपके ख्याल में क्या वाकई इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते? NBC, आज की सूरत हाल में इंतखाबात हो सकते हैं, कल क्या हो मुझे नहीं पता। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब। जी, इंतखाबात हो सकते हैं, होने चाहिए आइन के मुताबिक, और अगर गैर मुल्की दौरे हो सकते हैं, वज़ीर आज़म के, वज़ीर ख़ारजा के बड़े बड़े वफूद अभी भी 1 2 4 5 मिनिस्टर अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं। अगर इस किस्म का काम हो रहा है तो फिर इंतखाबात करवाने में क्या हर्ज है? ठीक, डॉक्टर नाज़िर साहब। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, माशी तौर पर भी तकरीबन 100 अरब का खर्चा है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है कि जिससे हो ना सके। कुछ दूसरे अखराजात कम कर लें, इसमें डाल दें। और जो बहाना ये किया जा रहा है कि जी दहशतगर्दी की वजह से हो रहे हैं, दहशतगर्दी की सूरत हाल ज़ाहिर धमाका हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं है। देखिए 70 के इलेक्शन में इतना बड़ा मशरिकी पाकिस्तान में सैलाब आया था और कुछ लोग कह रहे थे कि इंतखाबात मुलतवी करा दिए जाएं, इतनी बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए। श्रीलंका में अभी इतना बड़ा क्राइसिस गुजरा है, वहाँ पर इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन एक बुनियादी आईनी ज़रूरत है। जो इलेक्शन होने हैं उनको लाजमी तौर पर होना चाहिए, आईनी तकाजे ज़रूर पूरे करने चाहिए। मुजम्मिल साहब। देखिए, मेरे नज़दीक मईशत तो वजह नहीं हो सकती इंतखाबात को मुलतवी करने की। मेरे नज़दीक जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला नई मरदमशुमारी का है वो ज़्यादा बड़ा मसला है कि क्या आप 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी से इंतखाबात कराएंगे और 3 कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबों के नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात कराएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि किसी सूबे की सूबाई असम्बली का वोटर तो पुरानी मरदमशुमारी पे वोट डाल रहा होगा और जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो वो नई मरदमशुमारी पे वोट डाल रहा होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इबाम है। मरदमशुमारी लोगों का काउंट है और वोट डालना लोगों का काउंट ही है, वोट का काउंट है। ठीक है, मेरे नजदीक ये जो मरदमशुमारी का इशू है, या तो आप ये तय कर लें कि 2023 के इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पे होने हैं, उसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। आपके ख्याल में मरदमशुमारी के मामलात की वजह से, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, में तय हुआ है कि नई मरदमशुमारी पे आपका पॉइंट आ गया। मेरे नजदीक मईशत वजह नहीं है, मेरे नजदीक मरदमशुमारी है। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं कुछ ये कह रहा था कि फिर तो जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं कौमी असम्बली के, वो भी फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। उसके लिए क्या जवाब? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जो इंतखाबात हो रहे हैं वो पुराने इंतखाबात की कॉन्टिन्यूटी है, पुरानी असम्बलियों की, तो पुरानी मरदमशुमारी पर ही होना है। जो नए इंतखाबात होने हैं वो नई मरदमशुमारी पे होने हैं, नई मरदमशुमारी पर बननी है। आप आईनी और कानूनी बात करें, सियासी बात ना करें। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। अच्छा नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या हुकूमत के पास 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी कराने का जवाज मौजूद है, 35% लोगों को ये लगता है कि जी हाँ हुकूमत के पास इंतखाबात मुलतवी करने का जवाज मौजूद है, 65% लोगों को ये लगता है कि हुकूमत के पास इंतखाबात मुलतवी करने का जवाज नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तुर्किया में क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने तबाही मचा रखी है।
गुज़श्ता रोज़ आने वाले तबाहकुन सिलसिलावार ज़लज़लों के नतीजे में अमवात 5000 से तजावुज़ कर गई हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने पाक फ़ौज के 2 दस्ते तुर्किया रवाना किए हैं, जिनमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू माहिरीन, स्नाइपर कुत्ते और तलाशी के आलात भी शामिल हैं। मुसीबत की इस घड़ी में इजहार हमदर्दी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तुर्किया के दौरे का फैसला भी किया है। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को इस मौके पर मुतासरा मुल्क का दौरा करना चाहिए? डॉक्टर नाज़र, एक ऐसे हालात में जब मुल्क क्राइसिस से गुजर रहा है, क्राइसिस में है, क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा ऐसे वक्त में अभी मुनासिब है? देखिए, मुख्तसर दौरा तो मुनासिब है, इसलिए देखिए एक छोटी सी मिसाल है ना, खुदा न खास्ता किसी रिश्तेदार का घर गिर जाता है, अमवात हो जाती हैं, तो अब 2 रास्ते हैं मेरे पास कि मैं या तो माली इमदाद भेज दूं या मैं ख़ुद जाऊं और अयादत करूं, ताज़ियत करूं और बात करके मैं वापस आ जाऊं। तो मैं तो इस बात को तरजीह दूंगा कि माली इमदाद के साथ साथ पर्सनली जाना बेहतर है, लेकिन वो पर्सनल विज़िट जो है वो ऐसा ना हो कि जो आपके मेज़बान हैं उनके लिए परेशानी का बाइस बने। इनको मुख्तसर विज़िट करना चाहिए, जाएं, विज़िट करें, ऊपर से देखें, एक दिन रहकर फ़ौरन वापस आ जाएं ताकि उनके लिए परेशानी का बाइस ना बने। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था और जो तबाही हम देख रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि खुदा न खास्ता इसमें जो असल तादाद आएगी तो वो जो इस वक्त बताई जा रही है इससे कई ज़्यादा हो सकती है। अब उस सिलसिले में पाकिस्तान इमदाद तो भेज रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फौरी तौर पे इस तरह से इमदाद भेजने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये पहले हालात का जायज़ा लें और उनसे पूछें कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं ये सैलाब में भी यही हुआ कि बहुत से ममालिक, दोस्त ममालिक आपको ऐसी चीज़ें भेज देते हैं कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इतनी जल्दी फौरी तौर पर ऐलान जो इन्होंने किया है वो दस्ते भेज दिए इन्होंने, वो मदद करेंगे, लेकिन मज़ीद इमदाद भेजने से पहले हालात का जायज़ा लेना और तुर्की की हुकूमत और इंतज़ामिया से ये पूछना कि क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं और उसके बाद भेजा जाना ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक, इम्तियाज़ गुल साहब, बिलावल वैसे तो हर जगह के दौरे करते हैं, अभी उन्होंने तुर्किया जाने का भी किया है, लेकिन हमने देखा कि अफगानिस्तान का दौरा वो नहीं कर रहे। अफगानिस्तान का दौरा क्यों नहीं करते? इसलिए कि उनका इमेज मुतासर होगा इससे? देखिए, मैं ये इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। उनको अब तक जाना चाहिए था, हर सूरत में जाना चाहिए था, वो नहीं गए और हिना रबानी खर साहबा को उन्होंने भेज दिया अपनी नायब वज़ीर को, और वो आपको मालूम है उसके हवाले से फिर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल देखने में आया तालिबान की तरफ से। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि 8-9 महीने में कोई तकरीबन 20 दौरे कर चुके हैं और अब वज़ीर आज़म के साथ दोबारा रवाना हो रहे हैं तुर्की। तो मेरी अपने तो ये राय है कि आप पूछ गछ करके तुर्की वालों से पूछें कि आपको किस चीज़ नौयत की इमदाद चाहिए, उस हिसाब से आप इमदाद भेजें। ये खुद जो जाना है, आप अपने पैसे भी उसमें खर्च करेंगे, ज़ाहिर है हमारे पैसे उसमें खर्च होंगे, उसमें हमारी एम्बेसी इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें मकामी जो हुकाम हैं वो दूसरी तरफ मसरूफ़ हैं, फिर उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है जब वज़ीर आज़म जाता है। इनके बड़े भाई साहब ने भी यही किया था 2013 में, वो हर सूरत में इजहार हमदर्दी के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके उस वक्त सफ़ीर ने बताया भी कि फ़िलहाल आप ना आएँ। फिर भी मुश्किल से उन्होंने 1 हफ़्ते का इंतज़ार किया और वहाँ पहुँच गए, कबाब भी खाना चाह रहे थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म के मौके पे लोग अपने इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ़ होते हैं, उनको इस प्रोटोकॉल के झमेलों में नहीं डालना चाहिए। इनको चाहिए था कि थोड़ा सा इंतज़ार करते, इमदाद जितनी मर्जी भेजें, असल में उनको इमदाद चाहिए, टेक्निकल इमदाद चाहिए, ताकि जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उनको बचाया जा सके। मैं नहीं समझता कि इस मौके पर इस नौयत के दौरे मुनासिब होते हैं। ठीक, एनबीसी, आपके ख्याल में इस वक्त वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दौरा करना बनता है? क्या ये मुनासिब टाइमिंग है? बहुत बचकाना बात है कि ना जाएं, और बहुत बचकाना बात है कि इमदाद भेज दें। इमदाद भी क्यों भेज रहे हैं आप? फिर उनको यूरोप से इमदाद आ रही है, उनको इराक़ इमदाद दे रहा है, ईरान इमदाद दे रहा है, अमेरिका इमदाद दे रहा है। आपकी इमदाद की क्या कदर कीमत है उनके सामने? कर्टिसी होती है, रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपस के ताल्लुकात होते हैं। इंडिया का ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तुर्किया से, बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, और कश्मीर के मसले पर बुरे ताल्लुकात हैं, क्योंकि अर्दोगान ने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कश्मीर के हक़ में। उस बात इंडिया की 4 जहाज़ और 4 टीमें और 4 अफसर पहुँच चुके हैं और वज़ीर ख़ारजा जा रहा है उनका। ये ताल्लुकात ख़राब होने की बुनियाद पर है। अच्छा, अब आ जाए आप रिश्तेदारियों पर। जो
तुर्की से हमारी रिश्तेदारी है वो आज की नहीं है, वो तहरीक खिलाफत से पहले की है। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, हिंदुस्तान से गया था ना ये नगमा। जेवर गए यहाँ से, लोग गए यहाँ से वहाँ उनकी मदद करने के लिए। फिर उसके बाद हम जब पाकिस्तान बन गया तो तुर्की ने हमारी बड़ी मदद की। जब यहाँ कुदरती आफात आई तो भाई यही अर्दवान आया ना 2005 में, जो खौफनाक ज़लज़ला आया था, जो खौफनाक तरीन ज़लज़ला था, इससे बड़ा ज़लज़ला था। उस बुरी हालत में आया वो, मुजफ्फराबाद गया वो, जहाँ रास्ते नहीं थे जाने के। तो वो भी कहते भाई ये मसरूफ़ है हमारा पट्टी करने में, हम नहीं जा रहे। वो आए, उन्होंने इमदाद दी, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उन लोगों से लिपट लिपट के रोए। आपको अंदाज़ा नहीं, उन्होंने लोगों के सुर पे हाथ रखा। फिर उन्होंने मुशर्रफ साहब से भी मुलाकात की और जिनके प्राइम मिनिस्टर थे शौकत साहब, शौकत अजीज़, उनसे मुलाकात की, डिस्कस किया क्या चाहिए, कोई प्रूफ घर चाहिए, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद 2010 आता है, जब सैलाब आता है, वो फिर आता है अर्दवान, अपनी वाइफ को लेकर आता है। वो फिर मिलता है हमसे पूछता है क्या चाहिए आपको। उसके बाद ज़ाहिर है जो हालात है, बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। सैलाब के बाद भी पूरा मुल्क मुतासर था, सिंध तो बहुत मुतासर था। तो ये वो वक्त है जब वो नेकलेस के सामने तोशा खाना सामने आया था कि तोशा खाना में नेकलेस दे दी, का नेकलेस उन्होंने ले लिया बेगम साहिबा ने, तो उन्हें वापस करना पड़ा। तो ये रिश्ते हमारे भाई हर मुसीबत में आते हैं। नहीं, एनबीसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिश्तेदारी से, ताल्लुक से, और जो हमारा उनके साथ एक बरादर ताल्लुक है उससे इनकार नहीं कर रहे। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब अभी कल जलजला आया है, आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है, ऐसे वक्त में अगर वो फौरी तौर पर वहां पहुंच जाएंगे तो बजाय इसके कि अरे भाई मैंने आपको सुनी मेरी बात जी, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। इसका मतलब है 2005 का जो जलजला था उसके दौरान आए वो, अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स आ रहे थे जब आए वो। आप कमाल करें। मेरा ख्याल ये कि हमको सिर्फ सवाल करना है, हमें सिर्फ मजम्मत करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अब ये किसकी गवर्नमेंट है, इसकी बुराई कर दो यार, इसकी तारीफ कर दो। क्या बातें करते हैं हम लोग बैठ कर यहाँ पर। आलमी ताल्लुकात को तो हमने ऐसा रंदा मार दिया है बिल्कुल। आपस के ताल्लुकात को, अपने हमसायगी को, अपने दोस्तों को, अपनी तारीख़ी रिश्तेदारियों को हमने बड़ा कर रख दिया है। हम सवाल कर रहे हैं क्यों गए। अरे भाई गए वो, कल उनसे बात हुई थी, कल तय हुआ था, बहुत तफसीली बात हुई थी, इसलिए चले गए वो। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही कि क्यों गए, मैंने महज ये अर्ज किया कि क्या जाना चाहिए था। मैंने महज एक सवाल किया था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, आपके ख्याल में बिल्कुल जाना चाहिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, अब तक वजीर आजम और वजीर खारजा ने ये 9 महीनों के दौरान जितने भी दौरे किए हैं, कुछ हासिल किया है हमने? मतलब क्या आप क्या ये मतलब एक अजीब फजूल बात है, क्या हासिल किया है? दुनिया में ताल्लुकात हैं, आपने तन्हाई में बैठ जाना है। ये पूछ रही हूँ कि सिफारती तौर पर हमने क्या हासिल किया। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन। हम दुनिया में आलमी तन्हाई से बाहर निकले। एक वक्त था कि आज फजूल सवाल है, मतलब एक खास किस्म का नैरेटिव है जिससे आप इंप्रेस हैं। खारजा जा रहे हैं, वजीर आजम जा रहे हैं, 9 महीने वजीर आजम वजीर खारजा ने दौरे किए, हमने हासिल क्या किया? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि हासिल क्या किया? हम दुनिया की आलमी तन्हाई से बाहर निकले, हम फैटअप से बाहर निकले। आप जवाब तो देने दें। तो आप जवाब दें। आप मैं जवाब देने लग गया हूं ना, अब आप मुझे जवाब देने से भी नहीं इजाजत देंगी। आप मुझ पर तंज कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत सवाल है। मेरा जवाब ही ये है कि ये गलत सवाल है। कहने में फर्क है। मेरा जवाब है कि ये गलत सवाल है। मेरा जवाब ही ये है कि ये गलत सवाल है। मेरा ख्याल है कि ये सवाल एक ऐसा है जिनको सफारती ताल्लुकात का इल्म नहीं है, जिन्हें दुनिया की डिप्लोमेसी का इल्म नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि दुनिया में। मेरी रहनुमाई फरमा दें मुजम्मिल साहब, आप मेरी रहनुमाई फरमा दें, मुझे बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि ये भारत का वजीर खारजा क्यों जा रहा है। ये हमारे यहाँ जब अभी सैलाब आया है तो UN के सेक्रेटरी जनरल क्यों आए हैं। अगर कोई दुनिया में लोग जाते हैं एक दूसरे ममालिक में, एक पहली बात तो यह है कि कोई किसी मुल्क में बगैर इन्विटेशन के नहीं जा सकता।
अगर वहाँ पर उस मुल्क के ने ये इजाज़त दी होगी कि आप आ जाएं, वी वेलकम यू, तो कोई जाता है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब 6-6 महीने कहीं नहीं जाते थे तो इसकी वजह थी कि उन्हें दुनिया में कोई वेलकम नहीं कहता था। आर्टिकल 370 इंडिया ने जब एब्रोगेट किया तो ये सवाए चाइना के कोई दौरा नहीं कर सके थे, क्योंकि OIC समेत कोई इन्हें वेलकम नहीं कर रहा था। अमेरिका में कोई इन्हें मिलने को तैयार नहीं था। ये हर फैटफ के इजलास के बाद हमें कहानी सुनाई जाती थी कि भारत की लॉबी कामयाब हो गई, इसलिए हम ग्रे लिस्ट से निकल नहीं सके, वरना हमने काम पूरा कर लिया था। बता दें मुजम्मिल साहब, वो इन 9 महीनों में हमने बहुत सी सफारती कामयाबियां हासिल की हैं। सफारती कामयाबी सिर्फ पैसे हासिल करना नहीं है, सफारती कामयाबी फैटफ से निकलना भी है, सफारती कामयाबी OIC में वापस एक्टिव होना भी है। सफारती कामयाबी ये है कि हम तुर्की ने, आपको पता है, $6 बिलियन का तो हमें रेकॉर्ड में रिलीफ दिया है, जो हमें इंटरनेशनली फाइन हुआ था। तैयब उर्दुगान ने वो फाइन खत्म कराने में हमारी मदद की है। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा मैं आ रहा हूँ, उनका जरूर आए, वो उनको अपने इलाकों में लेके जाएंगे साथ। ये ठीक है, आपके ख्याल में हमने बहुत कामयाबी हासिल की, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर नाजिर साहब। तो ये हमारा कसूर नहीं है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में कम से कम 2 अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिससे हमें गुरेज करना चाहिए। एक तो हमें किसी साथी स्पीकर की बात को बचकाना नहीं कहना चाहिए। हम लोग थोड़े बहुत सहाफ़त का तजुर्बा रखते हैं, हर एक को अपनी बात कहने का हक़ है, तो किसी को ये कहना कि ये बचकाना बात की गई है, मेरे ख्याल में ये मुझे इससे, हाँ, अगर मेरे बारे में मुझसे कहा जाता तो मैं एतराज़ करता। शर्म नहीं आती जी, यहाँ इस्तेमाल हुआ है, शर्म नहीं आती। चेक कर ले किसी स्पीकर के बारे में कहा गया, किसी एनालिस्ट को नहीं कहा, किसी एनालिस्ट को, किसी स्पीकर को नहीं कहा गया। चक्कर में ना पड़ेगा अब यार, चक्कर में ना पड़े। तो एक ये बात, और दूसरी ये जो उसूल की बात करें, नहीं मेरे ख्याल में सवाल ओपिनियनेटेड नहीं होने चाहिए, सवाल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ओपिनियनेटेड नहीं होने चाहिए। मेरा सवाल ऑब्जेक्टिव था मुजम्मिल साहब, बिल्कुल मेरा सवाल था, लेकिन बहरहाल डॉक्टर नाजिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात। हमें बाहमी मेरे ख्याल इज्जत व एहतराम का रिश्ता बरकरार रखना चाहिए कम से कम आपस में। और अच्छा, ये जो बात अभी कही जा रही है कि जी वो आए थे, चूंकि अर्दोवान आए थे, अगर अर्दोवान आए थे तो जाहिर है वो उन्होंने अच्छा किया था। अगर वो न भी आए होते तब भी तुर्की से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें हमारे वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा को वहाँ जाना चाहिए। मैं वही बात दोहराऊँगा, ये कोई जवाज़ नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पैसे नहीं है, पैसे खर्च होते हैं। अब एक विज़िट पर इतने ज़्यादा विज़िट हुए हैं, वो एक विज़िट पर पैसे लग जाना कोई ज़्यादा बहुत बड़े पैसे नहीं खर्च हो रहे। तीसरी बात ये कि इसको अफ़गानिस्तान से मिलाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अफ़गानिस्तान में एक जो हुकूमत है वो हम सब जानते हैं कि उसको दुनिया की किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया है। तालिबान का जो रवैया है पाकिस्तान के साथ भी, वो भी हम सब देख रहे हैं। तो ये कहना कि जी वो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गए और उन्होंने अपनी नायब वज़ीर को भेज दिया और वहाँ तुर्की चले गए, ये बिल्कुल 2 अलग अलग बातें, इनको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, इम्तियाज़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी हमारे साथियों ने ये बातें की हैं, हमें खुद को इस तरह सुकरात बुकरात समझ के दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दुरुस्त बात है। मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात अफलातुल बन जाइए आप मेरी बात सुन ले। देखे ना, ये एक तरीका है, हम कोई मुहज़्ज़ब लोगों की तरह हमें बात करनी चाहिए। आपने तो जो कहा कि शर्म नहीं आती, वहां से शुरू किया था आपने। अच्छा, मैंने तो गलत काम किया, जरूरी था कि आप भी गलत बात करते। आप उसका जवाब गलती से नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रिहाई नहीं मिल सकी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतालिक केस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी है। अब साबिक वजीर को जमानत के लिए आला अदालत से रुजू करना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या शेख रशीद जेल भरो तहरीक से पहले रिहा होकर दोबारा गिरफ्तारी देंगे? एनबीसी, इधर मुमकिन है कि शेख साहब रिहा हो जाएं, उधर जेल भरो तैयारी हो रही है, तो ये ना हो कि खान साहब कहें कि शेख साहब चलें जी जेल चलें। लगता है शेख साहब दोबारा जेल जाएंगे फिर? देखिए, शेख साहब का ताल्लुक अवामी मुस्लिम लीग से PTI से नहीं है, तो अभी तो अवामी मुस्लिम लीग को फैसला करना है कि क्या वो शरीक होगी
जेल भरो तहरीक में, क्योंकि अभी तो जेल भरी हुई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह उनका जो कद्दो काट है वो तो पूरी हवालात को भर चुका होगा, वो जहाँ जिस तरह बैठे थे वो तो वो भर चुके हैं हवालात को। वो ये भी कह सकते हैं मैं तो भर के आ गया, अब आप लोग जाओ। तो अब मेरा अपना ख्याल ये है कि वो आगे फैसला करेंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि वो सेशन कोर्ट जा रहे हैं अपील में, और ज़मानत के लिए उनकी ज़मानत हो जाएगी, मेरा ख्याल हो जाएगी ज़मानत। लेकिन जो जज ने एक बार पहले भी कहा था, एक जज ने, कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ आपको कि आप आइंदा ये बात नहीं करेंगे, तो इस बार भी शायद यही इसी होगा, क्योंकि जो वकील ने बार बार कहा है कि ये एक जुर्म को दोहरा रहे हैं, एक बार 2 बार 3 बार, उसी बुनियाद पर शायद उनको बेल नहीं मिली। मेरा जज मजिस्ट्रेट का फैसला है, आगे सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, तो मेरा ख्याल है कि जमानत मिल जाएगी, फिर फैसला करेंगे वो कि उनको जेल भरना है या अभी थोड़ा आराम करना है। सही। मुजम्मिल साहब, शेख साहब रिहा होते दिखाई दे रहे हैं वैसे आइंदा मुस्तकबिल करीब में? वो अपने ससुराल में है, और दामाद, ससुराल वाले दामाद को ज्यादा दिन रख के खुश नहीं होते हैं, और वो भी एंजॉय नहीं कर रहे वैसे नजर आ रहा है। होता है कि दामाद जल्दी चला जाए दामाद जल्दी चला जाए। वैसे भी दामाद की ससुराल में कुछ ज़्यादा इज्जत नहीं होती अगर वो ज़्यादा देर रहे, इसलिए मेरे ख्याल में उनकी ज़मानत हो जाएगी, उनसे सिर्फ अंडरटेकिंग ली जाएगी, ली जानी चाहिए भी कि वो दोबारा इस किस्म की बात नहीं करेंगे। एक दफ़ा वो कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो बेल हो जानी चाहिए। ठीक, डॉक्टर नाजिर, लगता है कि शेख साहब दोबारा गिरफ्तारी दे देंगे अगर तो वो रिहा हो जाते हैं तो? मुझे तो इस पे हैरत हो रही है कि ये जब कहते थे कि जी जेल तो मेरा ससुराल है और मैं तो वहाँ खुश हूँ, आप गिरफ्तार कर लें, तो इनको बाहर निकलने की इतनी जल्दी क्यों है कि ये ज़मानत के लिए बेचैन है कि जल्दी से निकाला जाए? भाई सुकून से बैठे रहें, आपको क्या है वहाँ मसला। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह होती है कि ये जो बुलंदोबांग बातें करते हैं, न सिर्फ ये बल्कि हमने देखा शहबाज गिल बड़ी बड़ी बातें करते रहे, उसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी बड़ी बातें करते रहे, ये भी बड़ी बातें करते रहे। इस किस्म की ये लोग बातें करते हैं, लेकिन ज़रा सा इन पर दबाव पड़ता है तो ये बिल्कुल तिलमिला जाते हैं। अब हमने इन सब की वीडियोज़ देखी हैं कि ये किन हालत में रहें, जबकि हम ये जानते हैं कि इन्होंने तो अभी कोई सख्त दौर देखा ही नहीं है। यानी वो फिर मैं कहूँगा कि जो पीपल्स पार्टी और ANP ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, उसमें तो इनका दूर दूर तक भी नाम नहीं है। और शेख रशीद साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं। ये एक फ़र्द की पार्टी। अच्छा, इस तरह की शख्सियत हमारी सियासत में पहले भी रही हैं। 2-3 नाम अगर हम लें कि जिनके पास या तो सिर्फ एक या चंद लोग थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक होते थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो भी एक फ़र्द की पार्टी थे, लेकिन उनका किरदार सियासत में बड़ा पॉजिटिव रहा है ओवरऑल। वो जमहूरियत के लिए एक उनको 1 मैन आर्मी कहा जाता था। जब भी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हुई वो आगे आते थे और दूसरी बड़ी जमातें भी उनके साथ होती थी। लेकिन शेख रशीद का हम जो पिछला तकरीबन कम से कम 40 साल की सियासत हम देख रहे हैं, इसमें ये पहले नवाज शरीफ के साथ थे तो उनके उसकी वीडियो सारी मौजूद हैं, अक्सर सर्कुलेट करती हैं कि उनके चापलूसी में लगे रहे ये मुख्तलिफ तरह के। जब ये हटे फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे तो उनके साथ भी इनका यही रवैया रहा। इनकी एक जो बात यह है कि इनके हमेशा से जो ये खुद भी कहते रहे कि जी मेरे इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, तो मेरा ये ख्याल है कि अब भी शायद ये इसी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह से सिस्टम चेंज हो तो फिर ये कोई वजारत या इनको कुछ ना कुछ ओहदा मिल जाए ताकि ये दोबारा इन हो जाए। अच्छा, हम शेख साहब की रिहाई और दोबारा गिरफ्तारी की बात तो करें, जेल भरो तहरीक के हवाले से NBC लगता है कि जेल भरो तहरीक शुरू होगी? नहीं, मुझे देखिए, मैंने कहा ना कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, इंतखाबात 90 डेज में होने चाहिए, और मुझे लगता है वो हो जाएंगे। जब मुझे ये लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे तो जेल भरो तहरीक भी नहीं होगी, क्योंकि खान साहब कह चुके हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे अगर इंतखाबात 90 डेज में नहीं हुए। लेकिन वो तैयारियाँ उनको बहुत करना पड़ेंगी 90 डेज से पहले। रजिस्ट्रेशन है, लोगों को आमादा करना है, प्लानिंग करनी है कौन कहाँ से गिरफ्तारी पेश करेगा, क्योंकि हुजूम तो नहीं आएगा इसमें आपको हुजूम नहीं चाहिए, इसमें आपको 5 से 20 लोग चाहिए जो आए और वाइल 144 को अगर लगी हुई, और अगर नहीं लगी हुई तो पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, पुलिस कहेगी अच्छा ठीक है जाओ, ना लगा चले जाओ। अगर उन्होंने तोड़ फोड़ की तो फिर पकड़े जाएंगे, और फिर वो केस दूसरा बनेगा, 144 की जो वायलेशन का केस नहीं बनेगा, वो बनेगा तोड़ फोड़ का केस, और वो आगे चलेगा ज़्यादा। खतरा मुझे ये है। ठीक, मुजम्मिल साहब लगता है
नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें आप, अब उनका ये है कि जी हमारे कारकुन पहले गिरफ्तारी देंगे, हम नहीं देंगे। आज जो फवाद चौधरी का बयान था, तो लीडर को तो फ्रॉम द फ्रंट आपको लीड करना पड़ता है। अगर इमरान खान साहब ने कोई जेल भरो तहरीक चलानी है तो उन्हें आज अपने जमानती में चल के नहीं देने चाहिए थे। शेख रशीद साहब बेल अप्लाई ना करें, सब गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दें। मेरे ख्याल में ये एक आई वॉश है, सिर्फ ये है कि एक रिस्पॉन्ड करने का मामला है, वो इसमें सीरियस ही नहीं है। सही डॉक्टर नाज़िर, दो वजह है। देखिए, एक तो ये कि जेल भरो तहरीक की कोई वजह समझ में नहीं आती। जेल भरो तहरीक चला भी सकते हैं, जेल भरो तहरीक ये क्यों चलाना चाहते हैं? देखें, इस्तीफे इन्होंने अपनी मर्जी से दिए, हटाया इनको आईनी तौर पर गया। अभी जो 2 असेंबलियां तोड़ी वो इमरान खान ने खुद अपनी मर्जी से तोड़ी, किसी ने इनसे नहीं कहा था। सारे फैसले ये अपनी मर्जी के। फिर ये जेल भरो का कोई जवाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग इनके जलसों में नहीं आ रहे, हमने देखा इन्होंने जो भी जलसा करने की कोशिश की है, जितने ये कह रहे थे कि इतने लोग आ जाएंगे, उससे आधे भी लोग नहीं पहुंचे। तो जो लोग इनके जलसों में नहीं आ रहे वो कैसे जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? एंड फॉर व्हाट? किस मकसद के लिए? अवाम अगर निकलते हैं तो कुछ जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए निकलें, सिर्फ इनके कहने पर निकल आए और जेलों में चले जाएं। क्यों? मुझे नहीं समझता कि लोग इतने नासमझ हैं कि वो जेल भरो तहरीक में जाके जेल में बैठ जाएंगे। यानी अगर तहरीक शुरू भी होती है तो लोग निकलेंगे नहीं। आपको ये लगता है? ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।